नमस्कार बच्चों, व्यवसाय अध्ययन की आज की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मानव संसाधन प्रबंधन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आज इस टॉपिक को हम जानेंगे, समझेंगे। देखिए, मानव संसाधन प्रबंधन, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? सबसे पहले हम यह जान लें। यह सुनिश्चित करना कि संगठन के कर्मचारियों के रोजगार, उनका ज्ञान, प्रतिभा और अन्य संसाधनों को हम व्यवसाय के रणनीतिक उद्देश्य यानी कि जो स्ट्रेटजिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके साथ हम उन्हें एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड कर लें। यानी कि कर्मचारी रोजगार पाना चाहते हैं, उनको कुछ नॉलेज है, उनमें कुछ टैलेंट है और तमाम और बातें हैं। हम उनको जो व्यवसाय के उद्देश्य हैं, उनके साथ तालमेल में कैसे ले आएँ, बस यही उद्देश्य है मानव संसाधन प्रबंधन का। इन उद्देश्यों की सफल उपलब्धि में कर्मचारियों के योगदान को भी हम देखेंगे कि क्या योगदान है, वह भी मानव संसाधन प्रबंधन का जो स्कोप है उसके अंतर्गत आता है। यानी कि मानव संसाधन प्रबंधन संगठन के सभी आंतरिक मुद्दों पर ध्यान देता है, जिससे बाहरी व्यापारिक जो संबंध हैं उनको भी विकसित किया जा सके, यानी कि उनको भी डील किया जा सके। अगर आप अपने संगठन के कर्मचारियों का प्रबंधन अच्छे से कर पा रहे हैं तो उन्हीं के माध्यम से आप जो बाहरी व्यक्ति हैं या संस्थाएं हैं या पार्टीज़ हैं, पक्ष हैं, आप उनके साथ बेहतर संबंध स्थापित कर सकेंगे, है ना। इसके अलावा संगठनात्मक विकास कार्यक्रमों और हस्तक्षेपों को बेहतर एकीकरण प्रदान करना। देखिए, संगठनात्मक विकास कार्यक्रम का तात्पर्य है कि प्रत्येक बिजनेस 3 उद्देश्यों से शुरू होता है। सबसे पहले कि वह अस्तित्व में बचा रहे, बना रहे। दूसरा, वह लाभ कमाए, और जब अस्तित्व बच जाता है फिर वो लाभ कमाने लगता है तो तीसरा काम उसका होता है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन यानी कि विकास करना, यानी कि नई शाखाएं खोलना या अपने बिजनेस का स्तर बढ़ा देना। ये 3 उद्देश्य होते हैं, ठीक। तो इसमें एक क्या है उद्देश्य? विकास, जो कि अंतिम इसका उद्देश्य है एक तरह से। तो विकास के इन कार्यक्रम को, और जो हस्तक्षेप का मतलब होता है इनिशिएटिव्स, जहाँ पर इंटरफेरेंस होता है तमाम लोगों का, जो हमारे बिजनेस के बाहर के जो पक्ष हैं उनका। तो हम क्या करेंगे कि हमारे जो विकास के कार्यक्रम हैं, यानी संगठन को आगे बढ़ाने के जो कार्यक्रम हैं और जो तमाम तरह के इंटरफेरेंसेस होते हैं यानी कि हस्तक्षेप होते हैं, उनको हम बेहतर ढंग से एकीकृत कर दें, उनका एकीकरण कर दें, इंटीग्रेशन कर दें, ठीक है। और इससे क्या होगा कि जो लोग ग्रुप में कार्य कर रहे हैं, हम उनके कार्य पद्धति में सुधार कर पाएंगे, मानव संसाधन को हम प्रेरित कर पाएंगे। यानी कि जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, अगर वो मोटिवेटेड होंगे तो वो और ज़्यादा काम करेंगे, बेहतर काम करेंगे, कम समय में ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा गुणवत्तापरक कार्य करेंगे। तो उनका प्रेरणा बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, बहुत बार वो बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन अगर उन्हें उचित नेतृत्व यानी लीडरशिप ना मिले तो भी गड़बड़ होता है। कुछ लोग सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, तो खुद के स्वयं के वो नेता होते हैं, यानी कि हर व्यक्ति में स्वयं में लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, बस उसे विकसित करने की ज़रूरत है। तो एचआर पॉलिसी या एचआर मैनेजमेंट उस पर भी फोकस करता है कि लोगों में लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप की जाएं। संचार प्रणाली को सुविधाजनक बनाने, संचार प्रणाली का मतलब होता है कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसके अंतर्गत एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी तक अपनी बात पहुंचा सकता है, उसको कन्वीनियंट बनाना, सुविधाजनक बनाना। संघर्ष और परिवर्तन को प्रबंधित करना। संघर्ष और परिवर्तन ये एक बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको। जब भी किसी भी संगठन में कोई परिवर्तन आता है, परिवर्तन किसी नई टेक्नोलॉजी को अपनाने का हो, या संगठन में कोई परिवर्तन होने वाला हो, या किसी भी प्रकार का परिवर्तन करें, जैसे अगर हम टाइम टेबल ही बदल दें अचानक से आप लोगों का, तो आप लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है उसमें, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कि वह परिवर्तन पसंद बहुत करता है, लेकिन जब कभी भी परिवर्तन किया जाता है तो वह विरोध भी बहुत ज़्यादा करता है उसका, ठीक। तो जब कभी भी किसी संगठन में कोई परिवर्तन होता है तो वहाँ के कर्मचारी विरोध करते हैं, संघर्ष करते हैं उस परिवर्तन को ना होने देने के लिए। इसी को संघर्ष और परिवर्तन बोलते हैं। तो जब कभी भी आप कोई परिवर्तन लाएं तो अपने कर्मचारियों को अच्छे से कन्विंस कर पाएँ, इसी को हम संघर्ष और परिवर्तन का प्रबंधन कहते हैं। तो ये करना, ये प्रबंधन करना और प्रतिबद्धता प्राप्त करने का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति जब आपके संगठन में आपका कर्मचारी के तौर पे
आपका हिस्सा बन चुका है, आपके संगठन का हिस्सा बन चुका है, तो वह प्रतिबद्ध रहे, यानी कि पूरी निष्ठा से आपके साथ जुड़ा रहे। तो कुल मिलाकर के बच्चों, इतनी बात में आप ये समझ पाए होंगे कि जो मानव संसाधन प्रबंधन है, ये जो कर्मचारी होते हैं उन कर्मचारियों का ही प्रबंधन है, और उनके प्रबंधन के माध्यम से तमाम जो लक्ष्य हैं संस्था के, उनको पाने की दिशा में, जो रणनीतिक उद्देश्य हैं उनको अचीव करने की दिशा में कर्मचारियों का जो भी टैलेंट है, जो उनका ज्ञान है, उसका हम उपयोग कर सकें, इसके लिए हम विभिन्न प्रकार के प्लान बनाते हैं, कर्मचारियों को मोटिवेटेड रखते हैं, उनका डेवलपमेंट करते हैं ट्रेनिंग वगैरह के ज़रिए। ये सब कुछ मानव संसाधन प्रबंधन का हिस्सा होगा। तो मानव संसाधन नियोजन क्या है? अब यहाँ पर है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अभी आप पढ़ रहे थे मानव संसाधन प्रबंधन मैनेजमेंट, ये है मानव संसाधन नियोजन। दोनों में थोड़ा अंतर है, ध्यान से सुनिएगा। ये क्या तय करेगा कि संगठन को कितने लोगों की आवश्यकता है वर्तमान समय में और भविष्य में, उनकी विशेषज्ञता के संदर्भ में संगठन के लोगों की उस प्रकार की विशेष रुचि के अनुसार, मतलब जो लोग आ रहे हैं वर्तमान में जो जुड़े हुए हैं। जैसे अगर भविष्य में हमने पहला जो प्रश्न किया था, उसके संगठन में कितने लोगों की आवश्यकता है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वर्तमान समय में हमारे पास कितने लोग हैं। तो जाहिर सी बात है आवश्यकता आगे आने वाले समय में कितनी है, और वर्तमान में जितने हैं तो बाकी कितने लोगों को अपॉइंट किया जाना चाहिए पता चल जाएगा। तो और वो भी हमें ये देखना होगा कि जो लोग चाहिए वो किस विशेषज्ञता के चाहिए, है ना। ये भी देखना होगा कि जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनकी किस कार्य में विशेष रुचि है, और उसी के अनुसार उनकी नियुक्ति हम किस विभाग में कर सकते हैं। ये सब मानव संसाधन नियोजन में आएगा, प्लानिंग में। इससे भविष्य के श्रम के लिए आपूर्ति और मांग दोनों का पूर्वानुमान इसमें शामिल है। यानी कि भविष्य के श्रम, यानी कि हमारे जो कर्मचारी हैं भविष्य में, उनकी सप्लाई कितनी है, यानी अभी उनकी उपलब्धता कितनी है, और उनकी मांग यानी ज़रूरत हमें कितनी होगी। इन दोनों का हम पूर्वानुमान लगाएं कि भविष्य में क्या होने वाला है, कि कितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी, और कहीं ऐसा तो नहीं कि कर्मचारी हमें नहीं मिलेंगे, यानी कि सप्लाई लेवल पे कहीं कोई कमी तो नहीं आने वाली है। इन दोनों का हमें पूर्वानुमान लगाना रहेगा। ये जो भर्ती कार्यक्रम है और मानव संसाधन विकास की योजनाओं के लिए आधार की अगर हम बात करें, तो मानव संसाधन नियोजन यानी कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ही हमें ये बता पाता है कि हमें रिक्रूटमेंट कितने लोगों की करनी है, और मानव संसाधन डेवलपमेंट, एक और शब्द आ गया है, इसे हम बोलेंगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। इसे HRD कहा जाता है। तो आपने सुना होगा HRD मिनिस्ट्री है अपने यहाँ, ह्यूमन रिसोर्स विकास, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है ना। तो ये एक तीसरा शब्द है। इसमें हम जो कर्मचारी एग्जिस्ट करते हैं उनको किस तरह से हम क्या क्या उनके लिए नीतियाँ बनाएं, कार्यक्रम बनाएं, प्रशिक्षण के कार्यक्रम बनाएं, ताकि उनका ओवरऑल विकास हो सके। तो आपने 3 शब्द सुने बच्चों, मानव संसाधन प्रबंधन, उसके बाद में मानव संसाधन नियोजन, और फिर उसके बाद में एक शब्द आया मानव संसाधन विकास। तीनों का अर्थ मैंने आपको बताया है। कोशिश करिए, अगर आपको अभी एकदम से ये अंतर मेरे मेंशन करने पर नहीं ध्यान आया तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए प्रारंभ से, आप अंतर समझ जाएंगे। आइए हम मानव संसाधन प्रबंधन में ही रहते हैं। मानव संसाधन प्रबंधन व्यापक शब्द है। इसकी परिभाषा हम जान लेते हैं कि इसकी ऐसी परिभाषा जो सब कुछ शामिल करता है। व्यापक का मतलब विस्तृत परिभाषा। दरअसल मानव संसाधन नियोजन, मानव संसाधन विकास और मानव संसाधन प्रबंधन में, ये मानव संसाधन प्रबंधन जो है इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, इसमें सब कुछ शामिल है। तो चलिए हम जानते हैं मानव संसाधन प्रबंधन 4 प्रकार की प्रक्रिया से युक्त है, यानी कि इसमें 4 प्रक्रियाएं आती हैं। सबसे पहले तो मानव संसाधनों का अधिग्रहण आता है, यानी कि उनको आप पहले एक्वायर करें, फिर आप उनको डेवलपमेंट करें, यानी उन्हें ट्रेनिंग वगैरह दें। यहाँ पर रिक्रूटमेंट हो गया, यहाँ ट्रेनिंग हो गई। जब वो ट्रेंड हो गए हैं तो आप उन्हें प्रेरित कर पाएँ कि उन्हें काम करना है, जी जान लगानी है अपनी, इंस्पायर करना। और जब आप उन्हें इंस्पायर भी कर चुके हैं तो अच्छे कर्मचारियों को, टैलेंटेड कर्मचारियों को अपनी संस्था में बनाए रखना, इसे रख रखाव यानी मेंटेनिंग द टैलेंटेड एम्प्लॉइज़ बोला जाता है। ये परिभाषा है डेविड ए डेंजो और स्टीफन पी रॉबिन्स की। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। मानव संसाधन प्रबंधन में 4 आएंगे। एक तो कर्मचारियों को आप पहले एक्वायर करें, यानी उन्हें अपॉइंट करें, फिर उनको डेवलप करें, फिर उनको इंस्पायर्ड रखें, उनका मोटिवेशन लेवल जो है वो हाई रखें,
और साथ ही साथ उन्हें अपनी संस्था में आप बनाए रखें। जो बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं, पता लगे आपने पहले उन्हें अपॉइंट किया, फिर बढ़िया ट्रेनिंग दी, जब वो ट्रेंड हो गए फिर आपने उन्हें उनका मोटिवेशन लेवल भी बहुत अच्छा कर लिया और उसके बाद में किसी वो और संस्था में चले गए, तब तो ये सारी तीनों प्रक्रियाएं व्यर्थ हो गई आपके लिए। तो ज़रूरत क्या है कि उन्हें आप मेंटेन भी रखें। ये 4 प्रमुख प्रक्रिया, 4 प्रकार की प्रक्रियाओं से भरा हुआ है। अच्छा, ये कार्य नहीं, ये प्रक्रिया हैं, क्योंकि किसी भी कर्मचारी को अपॉइंट करने में भी कई स्टेप हैं, उनके ट्रेनिंग के भी कई स्टेप हैं, उनको मोटिवेट रखने के भी कई स्टेप हैं और रख रखाव के भी। एक और परिभाषा बहुत अच्छी है एडवर्ड फिलिपो की, ध्यान से देख लीजिएगा। मानव संसाधन प्रबंधन या प्रबंध, कार्मिक प्रबंध, मानव संसाधन की खरीद मतलब उन्हें अपॉइंट करना, विकास उन्हें ट्रेन करना, क्षतिपूर्ति यानी अगर कोई नुकसान हो गया, कोई दुर्घटना हो गई है तो उस दुर्घटना के समय उनको कंपनसेट करना। एकीकरण का मतलब है कि एक कर्मचारी के कार्यों का दूसरे कर्मचारी के साथ इंटीग्रेशन करना ताकि संस्थागत उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। रख रखाव वही है जो ऊपर मैंने आपको बताया था, कर्मचारी आपकी संस्था को छोड़ के न जाएं। और पृथक्करण की योजना, पृथक्करण का मतलब है हर कर्मचारी ने कितना कार्य किया, उसका डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, ये सारी चीज़ें पृथक्करण के अंतर्गत आता है। आयोजन यानी कि वही अरेंजमेंट वगैरह, इनका प्रोग्राम बनाना, इनके लिए सारे वो आयोजन कहलाएगा, अरेंजमेंट। निर्देशन, इन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे और अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है तो नियंत्रण भी किया जाएगा। ये व्यक्तिगत, संगठनात्मक और सामाजिक उद्देश्य तीनों को पूरा करता है। व्यक्तिगत उद्देश्य कर्मचारियों के होते हैं, हर कर्मचारी को अच्छी सैलरी चाहिए, उसको विकास करने का अवसर चाहिए, उसे खुद को अपनी प्रतिभा को बाहर लाने का अवसर चाहिए, खुद को प्रूव करने का अवसर चाहिए। ये व्यक्तिगत उद्देश्य हैं उसके। संगठनात्मक उद्देश्य जो होते हैं वो वही हैं कि संस्था सबसे पहले अस्तित्व में बची रहे, फिर लाभ कमाए और फिर एक्सपेंशन करे। सामाजिक उद्देश्य होते हैं कि जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज के लोगों का भी हम कुछ ना कुछ भला करें, तो हम जो भी वस्तु बना रहे हैं वह क्वालिटेटिव हो, कम कीमत पर हम समाज को उपलब्ध कराएं। प्रोडक्शन की हमारी जो भी गतिविधियां हैं उससे हम पर्यावरण पोल्यूशन कम से कम करें। ये सब सामाजिक उद्देश्य होते हैं। तो ये सारे उद्देश्यों को मानव संसाधन प्रबंधन ही पूरा कर देता है अकॉर्डिंग टू एडवर्ड फिलिप। तो आप ये समझ गए होंगे कि मानव संसाधन काफ़ी महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़, गतिविधियाँ शामिल होती हैं। पहला पॉइंट, संगठन की कॉर्पोरेट रणनीति के साथ मानव संसाधन रणनीति को संरेखित करना। इसका तात्पर्य यह है कि जो भी हमारी संस्था होती है उसकी एक अपनी कॉर्पोरेट रणनीति यानी कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी होती है। स्ट्रेटजी को बच्चों रणनीति बोलें या युद्ध नीति बोलें, ये मिलिट्री का टर्म है। इसके अंतर्गत हम पहले से ही अनुमान लगाते हैं कि हमारा जो प्रतिद्वंदी है वह हमारे किसी भी गतिविधि पर या किसी भी एक्टिविटी पे क्या प्रतिक्रिया देगा और उस प्रतिक्रिया के बाद हमें क्या प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी। हम जो प्रतिक्रिया देंगे उसके बाद में वह कौन सी प्रतिक्रिया देगा, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे वो करने पे जो हम करेंगे फिर वो क्या करेगा। यानी कि कई स्टेप में हम पहले से ही पूर्वानुमान जब लगाते हैं अपने अपोनेंट की एक्शंस का, एक्टिविटीज़ का, इसी को रणनीति बोला जाता है। तो कॉर्पोरेट रणनीति कुछ अलग होती है, यानी कि हम कंपनी को कैसे चलाएंगे, और कंपनी को चलाने वाले क्योंकि मानव संसाधन ही होते हैं, उनकी भी रणनीति अलग है कि हम मानव संसाधन का प्रबंधन कैसे करेंगे। कि हम अगर कर्मचारियों को अगर उनको इंसेंटिव देते हैं तो ये इंसेंटिव देना एक एक्टिविटी हुई, तो ऐसे करने पर कर्मचारी किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। हो सकता है वो थोड़ा सा मोटिवेटेड हो जाएं, ज़्यादा मेहनत करें, तो ऐसा करने पे हम उन्हें और अवसर देंगे तो वो और मोटिवेटेड होंगे। लेकिन अगर हम मान लिया उनका किसी भी तरह से उनको हम डिमोटिवेट करें, जैसे कि अगर हम वो बहुत मेहनत भी कर रहे हैं फिर भी अगर हम उन्हें इंसेंटिव्स वगैरह नहीं दे रहे हैं, तो ये पाया जा सकता है कि वह डिमोटिवेट हो जाए। यानी कि ये है मानव संसाधन पर ये देखना कि हमारा ये करने पर मानव संसाधन किस तरह से रिएक्ट करेंगे और उनके उस रिएक्शन पे हमें क्या एक्शन लेना होगा। ये सारी चीज़ें मानव संसाधन रणनीति कहलाती है। तो कॉर्पोरेट रणनीति और ह्यूमन रिसोर्स रणनीति यानी कि ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी को एक लय में लाना, संरेखित करना, यानी कि लाइन में लाना, सभी कर्मचारियों की भलाई के लिए काम करना, ये मानव संसाधन प्रबंधन का प्रमुख एक्टिविटी है। कर्मचारियों की दक्षता यानी एफिशिएंसी का विकास करना,
बेहतर उपयोग के लिए मानव संसाधनों का सोर्सिंग, परिनियोजन और विकास करना। देखिए, सोर्सिंग यानी कि वो कहाँ से आएंगे, परिनियोजन यानी उनकी प्लानिंग करना, प्रोजेक्शन करना, और विकास यानी डेवलपमेंट करना। ये सब आपको करना पड़ेगा कर्मचारियों का अगर आप बेहतर उपयोग करना चाहते हैं। कर्मचारियों को पावरफुल करना, उनको कुछ अधिकार भी देना। अगर आप चाहते हैं कि आप उनसे बेहतरीन ढंग से काम ले सकें तो आप उनको सशक्त बनाएं ट्रेनिंग के ज़रिए, डेवलपमेंट के ज़रिए, और उन्हें कुछ अधिकार भी दें संस्था में, ताकि वह अपने उन अधिकारों का उपयोग करते हुए बेहतरीन ढंग से अपने दायित्व को निभा सकें। और निष्पादन प्रबंधन का मतलब होता है बच्चों परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, यानी कि कर्मचारी जो भी काम कर रहे हैं उस काम को वह कैसे कर पा रहे हैं, अच्छे से कर पाएँ, ये सुनिश्चित करना ही निष्पादन प्रबंधन कहलाता है। तो आइए अब हम ये जानते हैं कि मानव संसाधन नियोजन का अर्थ क्या है और इसका महत्व क्या है। देखिए, इतनी देर में आप ये तो समझ गए होंगे कि मानव संसाधन नियोजन प्रबंधन से अलग है। नियोजन में प्लानिंग आती है, जो आपने ऊपर सुना था। मानव संसाधन नियोजन यानी कि प्लानिंग एक फर्म या संगठन की भावी भागों के लिए, भावी भागों का तात्पर्य है कि भावी जो प्रोग्राम है, जो कार्य होने हैं, यहाँ भागों का तात्पर्य कार्य कर लीजिए, ठीक है। भावी जो कार्य होंगे उनके लिए पूर्वानुमान की एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस, और इस प्रोसेस मतलब भावी कौन कौन से कार्य हमें निभाने होंगे उसको हम पहले से पूर्वानुमान लगाएं। पूर्वानुमान लगाने की एक अपनी प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया द्वारा हम क्या करते हैं, योग्य कुशल व्यक्तियों की सही संख्या में हम आपूर्ति कर पाते हैं, ठीक है। तो आगे हम भविष्य में हमारे किसी संगठन में क्या करने वाले हैं, उसमें क्या क्या काम करना पड़ेगा, उसके लिए योग्य और कुशल व्यक्ति सही संख्या में हमें उपलब्ध हो जाएं, यही है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। बस अब हम थोड़ा सा जान लें डिटेल में कि मानव संसाधन होते क्या हैं। तो देखिए, जितने भी संगठित या असंगठित श्रमिक होते हैं, संगठित का मतलब है कि अगर कोई लेबर यूनियन बना हुआ है तो वो संगठित हो गया। अगर वो असंगठित है, उनका कोई लेबर यूनियन नहीं बना, तो वो असंगठित श्रमिक कहलाएंगे। जैसे समझिएगा, आप देखते हैं कि तमाम संस्थाएं ऐसी हैं, आपने सुना होगा मजदूर संघ, ठीक है, राष्ट्रीय मजदूर संघ। तो ये अगर संघ बन गया तो ये संगठित जो है मजदूर हो गए, तो ये संगठित मानव संसाधन कहलाएंगे। अच्छा, जितने भी कृषक हैं जो खेतों में काम करते हैं, इन्हें खेतिहर मजदूर कहा जाता है। ये सब इनका कोई संगठन नहीं है। जनरली जो संगठन हैं वो राजनीतिक दलों के द्वारा बनाए गए हैं, किसानों के संगठन, तो इन्हें असंगठित कहा जाता है ज़्यादातर, ठीक। तो खैर, मानव संसाधन दोनों तरह के हो सकते हैं। ये किसी संगठन के अंतर्गत हो सकते हैं या असंगठित भी हो सकते हैं। जैसे किसी बड़ी संस्था में अगर कोई लेबर यूनियन नहीं बना है तो असंगठित श्रमिक कहलाएंगे। इसमें प्रबंधक भी हैं, कर्मचारी भी हैं, नियोक्ता और पर्यवेक्षक। नियोक्ता व पर्यवेक्षक बने सुपरवाइज़र। नियोक्ता का तात्पर्य उस मैनेजर से है जो इनको अपॉइंट करेगा। वो सब मानव संसाधन के अंतर्गत ही आएंगे बच्चों। यहाँ नियोक्ता से तात्पर्य कंपनी से नहीं है, ठीक। संस्था के लक्ष्यों और योजनाओं को पूरा करने के लिए ये सारे लोग संस्था में कार्यरत रहते हैं या काम करते हैं। ये लोग काम करने योग्य हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन अभी इन्हें काम ना मिला हो, ठीक है। ये सारे के सारे, भले कोई व्यक्ति किसी संस्था में काम कर रहा हो, रोजगार में हो या ना हो, ये सब मानव संसाधन हैं। और इस तरह जो श्रम है मानव संसाधन के काफ़ी करीब है, यानी कि मानव संसाधन ही है जो श्रम कर सकता है। यूँ कह लें कि मानव संसाधन का नियोजन क्या हुआ। जैसे अभी आपने मानव संसाधन नियोजन पढ़ना शुरू किया तो पहले मानव संसाधन जान लिया, यानी वो सारे श्रमिक, संगठित असंगठित, प्रबंधक, कर्मचारी, अपॉइंट करने वाले बड़े मैनेजर, सुपरवाइजर्स, ये सारे के सारे जिनमें कुछ प्रतिभा है, जो किसी लक्ष्य या किसी योजना को क्रियान्वित करने में लगे हुए हैं, वो करने के योग्य हैं, भले उन्हें अभी काम मिला हो, भले अभी उन्होंने कहीं पे काम करना शुरू किया हो ना, वो सब श्रमिक हैं, मानव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। नियोजन से तात्पर्य एक प्रक्रिया, एक आयोजन से है। इसमें क्या क्या आएगा, कुछ ऐसे कार्यक्रम आएंगे जिसमें संस्था के नियोक्ता के द्वारा, यानी कि जो मैनेजर है जिसका काम है अपॉइंट करना, उसके द्वारा संस्था के लिए कर्मचारियों की प्राप्ति, यानी कि कर्मचारी मिलें, उनका प्रयोग, उनका मेंटेनेंस और उनका डेवलपमेंट किया जाता है। इस प्रकार किसी संस्था के संदर्भ में कर्मचारियों की मांग और पूर्ति में सामंजस्य अगर बिठाना, यानी कि कितने कर्मचारी चाहिए और उतने कर्मचारी मिल जाएं, ये उनकी पूर्ति है।
इसमें एक सामंजस्य यानी तालमेल बिठाना, स्थापित करना, यही मानव संसाधन नियोजन यानी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है। मानवीय आवश्यकताओं का पूर्वानुमान ही मानव संसाधन नियोजन है। मानव संसाधनों का मूल्यांकन और पूर्वानुमान और उनकी उपलब्धि के स्रोतों की खोज इत्यादि भी इसके विषय वस्तु के अंतर्गत आते हैं। मानव संसाधन नियोजन का उद्देश्य इसका विवेकपूर्ण उपयोग कर लेना है। देखिए, मानव संसाधन का नियोजन की अगर हम बात करें तो जो हमारे पास संसाधन है हम इनका रीजनेबल यूज़ करें। ऐसा नियोजन जिसके अंतर्गत संस्था की मानव संसाधन की व्याख्या, यानी कि मानव संसाधन में क्या क्या होगा और भावी आवश्यकता क्या क्या है, इसका पूरा पूर्वानुमान यहाँ पर किया जाता है। ये सारी बातें बच्चों आप पहले भी पढ़ चुके हैं मेरे ख्याल से। इसका क्या महत्व है इसे हम जानेंगे कल के वीडियो में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहें और सीखते रहें। नमस्कार।